हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PKMS एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी ही नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का प्रश्न बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। और जो बच्चा नया आया है उन मुझसे विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है 1/30 कोमा 1/90 का कितना परसेंट है? जिसके संग का लग जाए, जिसके संग का लग जाए वो आएगा कहाँ पर? नीचे। 1/30 1/90 का, 1/90 आएगा कहाँ पर? नीचे। तो 1/30 बटे में 1/90 प्रतिशत के लिए गुणा को कर देंगे। ये चला जाएगा आपका ऊपर, 30 जाएगा यहाँ पर। तो 90 गुणा 1 90, 30 गुणा 1 30 और गुणा में 100। 30 दिया 90, 100 दिया 300, तो 300%। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई संख्याएं 16 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। हमने आपको बार बार बताया हुआ है तृतीयानुपाती का एक फार्मूला। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका b² बटे में e। यहाँ पर b का मान है 24, a का मान 16। b का मान 24, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणा 24। a का मान दिया है 16, से काटो 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो काटो 12, 24 को जाके नहीं 12 12, 12 तिया 36, 36 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है 6m 6 11 से विभाज्य है, m का मान क्या होगा? संख्या में क्या दी है भाई? 6m और 6 ये संख्या की आप 11 से विभाज्य, हमें यहाँ पर m का मान निकालना है। तो 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों का योग, यानी कि 6 और 6 को जोड़ देंगे क्या आएगा? 12। अल्टरनेट अंकों का योग, हम जोड़ेंगे 1 और m को, m+1 और करेंगे फिर इसका अंतर। अगर इसका अंतर करने पर 0 हो जाए या 11 कोई मल्टीपल आ जाए, वही होता है आपका 11 का नियम। हमने क्या बताया आपको? अल्टरनेट अंकों का योग करने पर अगर उसका अंतर करने पर अगर 0 आ जाए या 11 कोई मल्टीपल आ जाए, वही होता है वो 11 का नियम। अब यहाँ पर m का मान अगर 5 रखे तो 5 रखे 6, 12 में से 6 गए 6, क्या 6 11 से भाग होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं 0। अगर यहाँ पर m का मान 0 रख दे तो क्या बन जाएगा? 0 + 1 1, 12 में से 1 गया 11। हाँ भाई, और 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि m का मान 0 रखने पर यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। m का मान 0 रखने पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो
तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है भाई, जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है 7m 6 1 11 से विभाज्य है, m का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, हमें संख्या दी है 7m 6 1, ये संख्या दी है, इस संख्या यहाँ क्या की 11 से विभाज्य है। हमने आपको क्या ने बताया था कि अल्टरनेट अंकों का योग करने पर और उसका अल्टरनेट अंकों का योग करने पर और फिर उसका अंतर करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, वही होता है आपको 11 का नियम। करते हैं योग, 7 और 6 13 माइनस m और 1 को जोड़ देंगे m प्लस 1। अगर इनका अंतर करने पर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, वही होता है आपका 11 का नियम। देखते हैं, अपने नंबर ए को उठाते हैं। ए में दिया 5, अगर m का मान 5 रखे तो क्या बन जाएगा, 5 1 6, 13 में से 6 गए 7, क्या 7 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, और यहाँ पर हम m का मान रखें 0, तो 0 प्लस 1 1, 13 में से 1 आया 12, क्या 12 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, 1 को, अगर यहाँ पर हम m का मान 1 रखें, अगर यहाँ से हम m का मान 1 रखें तो क्या बन जाएगा, 1 और 1 2, 13 में से 2 गया 11, और 11 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस संख्या में अगर हम m का मान 1 रखें तो संख्या पूरी पूरी भाग होगी किससे, 11 से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भाई जो पार्ट है आपके रेलवे से संबंधित वो मिल जाएंगे आपको, मैसेज रेफर कीजिएगा PKMS एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है मनीषा के पर्स में 8,000 रुपये है, फिर उसने इसे 10% से बढ़ा दिया गया, फिर उसने इसमें से 5% खर्च कर दिया, उसके पर्स में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितने % अधिक है। बड़े सवाल है भाई, हमने आपको एक बार बताई थी, जब भी आपको कोई वैल्यू ज्ञात करनी हो परसेंटेज में, तो हमें रुपए वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। हमने ये बात आपको बार बार बताई हुई है, बार बार हमने बात बताई थी आपको, जब भी हमें ज्ञात करना हो कोई वैल्यू परसेंटेज में, तो हमें रुपए वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये बेफालतू दी हुई है आपको, जिससे कि आप एग्जाम में उलझ जाए। ठीक है भाई, अब पढ़ भाई यहाँ से कि उसने इसे 10% से बढ़ा दिया गया, इसमें से 5% खर्च कर देगा, जहाँ खर्चा जाए उसका मतलब होता है आपका कम कम। तो इस सवाल को करने का फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। यहाँ पर x का मान क्या आपका 10 बढ़ा दिया गया, यानी कि x मान क्या आपका प्लस का 10, 5% खर्च कर दिया, खर्च का मतलब होता है आपका कम, यानी कि y का मान क्या आपका माइनस का 5, ये नंबर कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, x का मान 10, y का मान माइनस का 5, मतलब x का मान 10, y का मान माइनस का 5 और बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 में से 5 गया 5, माइनस का 5 बटा 10, 10 पंजे 50, 7 में से 5 गया कितना बचा 45, 45 बटा 10, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक के बाद आएगा पॉइंट, तो आंसर आएगा 4.5,
4.5%। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, मनीषा के पर्स में 9,000 रुपये हैं, फिर उसने इसे 20% से बढ़ा दिया गया, फिर उसने इसमें से 10% खर्च कर दिया। उसके पर्स में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक धनराशि से कितने परसेंट अधिक होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। तो जब भी हमें याद करना हो कोई वैल्यू परसेंटेज में, तो हमें रुपए वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। और जो खर्च है उसका मतलब रहेगा कि आपका कम। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए आप एग्जाम में, तो इस सवाल को करने का एक होता है फार्मूला, होता है आपका क्या भाई, एक्स प्लस वाई। जब भी हमें दो वैल्यू दी होगी इसमें परसेंटेज में, और हमें याद करना हो कोई वैल्यू परसेंटेज में, तो उसमें आप लगाएंगे क्या, कौन सा एक फार्मूला, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटा 100। ये फार्मूला आपका काम करेगा जब भी हमें दो वैल्यू दी हो परसेंटेज में, और आपका आंसर आया किसमें, परसेंटेज में। ठीक है भाई, ये फार्मूला आप लगाएंगे। यहाँ पर एक्स का मान क्या है 20, प्लस का 20, वाई का मान 10%, अंतिम मान का 10, प्लस एक्स का मान 20, वाई का मान माइनस का 10, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 20 में से 10 गया 10, 2 एकम 2, 2 का एक आएगा माइनस का 2, 10 में से 2 गया 8, 8%। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को उसके 400 रुपये के खाने के बिल पर 15% और फिर पेंशन का बट्टा मिलता है, उसे रुपये में कुल कितना बट्टा मिला। एक व्यक्ति को 400 रुपये में खाने के बिल पर 15%, ये क्या आपका अंकित मूल्य है। जो बिल है, बिल आपका 400 रुपये का, उस पर 15% और 35% की छूट मिली। तो आपको ये याद करना है कि आपको जब छूट मिली तो आपने उसे कितना रुपये दिया, यानी कि छूट कितनी मिली आपको रुपए में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम याद करेंगे इसका विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दिया है 400 रुपये, 400 रुपये पर 15% की छूट, 15% की छूट, 15% होता है आपका क्या भाई, 3/20, 15% होता होगा 3/20, 20 पर 3 की छूट, तो क्या होगा इसका छूट भाई 17/20 गुणा 35% क्या होता है आपका 7/20, 20 पर 7 की छूट, तो क्या होगा इसका भाई 13/20। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, गुणा करो आपको 13 की 17 में, तो 7 91 का 1 का हासिल लगे 9, 13 एकम 13, 13 9 कितने होगा आपका, 13 9 21, 221 रुपये। ये आ गया आपका क्या हुआ विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य है 400, विक्रय मूल्य है कितना भाई, अंकित मूल्य क्या है आपका, मार्केट प्राइस 400 रुपये था, अब विक्रय मूल्य कितना है आपका 221 रुपये। हमें निकालनी है छूट, यानी कि बट्टा, इसमें कर देंगे ये माइनस कर देंगे, तो आप आ जाएगा बट्टा रुपये में। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गए 7, 3 में 2 गया 1, 179 रुपये। 179 रुपये का काम मिला हुआ से बट्टा यानी कि छूट।
तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। अगर आपने पूछा सवाल में कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका आंसर होता 221 रुपये, लेकिन उनने पूछा है छूट कितने रुपए मिली। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य में तक कर देंगे माइनस के से विक्रय मूल्य को, तो आपके जाएगी छूट रुपए में। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम 4 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। बड़े सवाल है भाई। हमने कोई संख्या मान ली x है, कोई संख्या x है, x का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, x का उल्टा क्या होगा आपका 1/x, इसका योग x प्लस 1/x का योग हमें क्या दिया है 4। हमें निकालना है क्या, उनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो, हमने क्या पूछे x² प्लस 1/x की वैल्यू, तो इसका होता है फार्मूला, होता है आपका a² माइनस का 2। यहाँ पर a का मान है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा 16 माइनस का 2, 16 में से 2 करेंगे माइनस, आपका क्या रहेगा 14, 14 होगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, तीन तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 342 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो हमें तीन संख्याएं दी हैं, उनका अनुपात दिया है। हमने तीन संख्या मान ली ए बी सी, आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। हमने तीन संख्या मान ली ए बी और सी, इनका अनुपात हमें क्या दिया है सवाल में 2:3:5। इनके वर्गों का योग, इसे मान लिया हमने 2x, इसे 3x मान लिया, इसे 5x मान लिया। उनके वर्गों का योग क्या दिया 342, इसे मान लिया 2x, इसे 3x मान लिया, इसे 5 मान लिया। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4x²। 3x का करेंगे स्क्वायर, क्या आएगा आपका 9x²। भाई ये संख्या मान लिया हमने 2x, ये मान लिया हमने 3x, ये मान लिया हमने 5x। अब हम कर देंगे इनका स्क्वायर, 5x का कर देंगे स्क्वायर 25x²। इनका योग क्या दिया हमें 342। अब इन्हें जोड़ दो, 25 और 9 कितने होंगे 34 और 4 38, 38x² बराबर 342। 38 से कट जाएगा आप कितनी बार 9 बार, 38 में होता है 342, तो x² बराबर 9, तो यहाँ पर x वैल्यू क्या आ गया आपकी वही 3। हमने निकालने क्या सबसे बड़ी संख्या। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी सी, यानी कि 5x, x मना है 3, संख्या ये वाली इसमें बड़ी है सबसे बड़ी, तो 5 × 3, 5 × 15, 15 होगी इसमें सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या थी इसमें 2x, कि 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 होती है आपकी छोटी संख्या। लेकिन इनने क्या पूछा है अपनी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 15। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। बड़े सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर
चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें घनाभ की लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, ऊंचाई दी हो, आपसे क्या पूछ लिया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका क्या, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है आपका फॉर्मूला ज्ञात करने का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई दी है 23, चौड़ाई दी है 18, ऊंचाई क्या दी है आपकी 35, h का मान 35। लंबाई क्या दी है 23, चौड़ाई दी है आपके 18, b चौड़ाई 18, h ऊंचाई क्या दी है 35, ऊंचाई दी है 35, लंबाई दी है आपकी 23। अब अगर आप करेंगे इसे गुणा करेंगे तो बहुत लंबी बैठ जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो हम इसमें करेंगे भाई इकाई अंक का प्रयोग। हम करेंगे इसमें इकाई अंक का प्रयोग। 23 में करेंगे क्या 3, 18 में करेंगे 8 है, इसका 8 है इकाई अंक, इसका 5, इसका भी 5, इसका 3। हम करेंगे इसमें इकाई अंक का प्रयोग। करते हैं भाई 2, 8 या 24, 24 का इकाई अंक होगा 4 प्लस 8 में 40, 40 में इकाई अंक क्या होगा 0, तो 4 प्लस 0, 5 या 15, 15 में इकाई अंक क्या है 5 प्लस का 5, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 भाई 2, 5 और 9, 2 गुणा 9 हो गया 2 दूनी 18, 18 में इकाई क्या होगा 8। जिसका भी इकाई अंक 8 होगा वो ये होगा आपका आंसर। यहाँ इकाई अंक क्या 6, ये नहीं होगा। यहाँ इकाई अंक क्या 1, ये भी नहीं होगा। सी में आपका इकाई अंक क्या 8 है, ये होगा आपका आंसर। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा आपका 3698 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप इसे हल करके भी देख सकते हैं पूरा पूरा घर पर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।